तो अब 16 तारीख को इन पूरे मामलों को लेकर सुनवाई अदालत में हो सकती है। अदालत ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया जाता है उसी के तर्ज पर हम सुनवाई करेंगे। आप अपनी बात रखिए। जो मेंशन किया गया उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये बात कही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 16 तारीख को शायद इन 15 जो याचिकाएं दायर हुई है उसको लेकर सुनवाई हो सकती है। तो क्या सचमुच में यह असंवैधानिक तरीके से बिल पास किया गया है, उसमें कुछ असंवैधानिक प्रावधान है और संविधान का उल्लंघन किया गया? और दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सदन के दोनों संसद के दोनों सदन 17 घंटे इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। क्या विपक्ष का सदन पर, संसद पर भरोसा नहीं है? यह भी एक सवाल यहां पर कहीं ना कहीं उठ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। आलोक शर्मा, कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस का पक्ष भी रख सकते हैं, कांग्रेस का भी पक्ष रखेंगे। विष्णु जैन, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। शोएब जमई, एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष है, वो एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे। जो 15 याचिकाएं हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के जो सांसद है और अध्यक्ष है वो भी इस एक वन ऑफ द पिटिशनर इसमें है। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता ने इस मामले में याचिका दायर नहीं की है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है उनके साथ में हम इस वक्त खड़े हैं। किस किस ने याचिका दायर की है वो भी हम बताएंगे कि क्या सचमुच में इसमें राजनीति आपको दिखाई देती है, एक ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की राजनीति, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले जरा एक बार नजर डालते हैं कि आखिरकार जी ये 15 पिटिशंस फाइल हुए हैं, उसमें कॉमन मुद्दे कौन से हैं और क्यों क्या कहा जा रहा है उन पिटिशंस में, किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, आर्टिकल्स का, ये बात इस पिटिशन में रखी हुई है। वो जरा एक बार सारे मेहमानों को बता देते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। कुल मिलाकर ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित किया गया है संसद के दोनों सदनों में, उसमें जो मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा उसमें उठाया गया है। ये कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 25 और 15 का उल्लंघन है और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट यहां पर आए हुए हैं। दूसरा मुद्दा उठाया हुआ है वक्फ बाय यूजर, जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा, सरकार का भी उसके बारे में अपना कहना है। उस प्रावधान को खत्म करना, जो लोग अदालत में गए हुए हैं उनका कहना है कि यह भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना। वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाया गया है, मुद्दा उठाया गया है कि आर्टिकल 25 के खिलाफ ये मुद्दा जाता है और उसके साथ साथ वक्फ संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट का जो लागू किया गया है, जिसके वजह से तमाम विपक्ष और याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि जो इंक्रोचर्स है, संपत्ति पर जमाए बैठे हुए हैं, उनको वो संपत्ति हथियाने में का मौका मिल सकता है। और इसके मुताबिक जो याचिका है उनका यह कहना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं माइनॉरिटीज को या किसी को भी, उन अधिकारों का हनन होता है और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, ये मेरे ख्याल से चौथा ऐसा बड़ा कानून होगा जिसके खिलाफ विपक्षी दल, सभी के सभी विपक्षी दल यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ 4 इंडिपेंडेंट याचिकाएं भी है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल यहां पर नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं आज की तारीख में। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना ये सबका अधिकार है, उसके लिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये अधिकार देश का कानून देता है और कानून के एतबार से उनको अधिकार है कि अगर कोई असहमति हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये जो पूरा कानून है वो दोनों सदनों से पारित हुआ है। जाहिर है जब इस पर चर्चा हुई तो सभी तरह से चर्चा हुई। अगर अपोजिशन के लीडर का कहना है कि किसी भी आर्टिकल का, चाहे 25, 26 या 15, 14 किसी का भी उल्लंघन उनको लगता है, तो अब तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा। ऐसे में मेरा टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, इसलिए कि मामला तो अब कोर्ट में आ गया है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि देखिए, इस पूरे वक्फ बिल को अगर सही से उसका मुताला करें, सही से उसकी समीक्षा करें, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है बहुत ही मिसमैनेज थी, उसको मैनेज करना सही है। और इसमें कोई जो आप कह रहे हैं आर्टिकल 25 या 26 का कहीं से आर्टिकल 14 का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कि कोई हस्तक्षेप नहीं है कि रिलीजियस
बॉडी या कम्युनिटी को अपने रिलीजन को पूरे तौर से उसको मानने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, पूरा अधिकार है। इसलिए वक्फ जो है बॉडी है उसमें नहीं, वक्फ बोर्ड जो है उस पे जो है या काउंसिल में मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड, या जो मेंबर्स आएंगे नॉमिनेटेड, उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट के तौर पे आएंगे। लेकिन जो मुतवल्ली होगा, जो बाकी इस तरह के लोग जो होंगे, जो वो मुस्लिम समाज के होंगे, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ न सरकार चाहती है न किया है। और इसको बारे में चर्चा के दौरान आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पे रखा कि ये गलत है। वक्फ बोर्ड अलग है जो मैनेजमेंट के लिए है, वो एक बोर्ड है जो इसको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। जो अभी आज देखिए, अब आप अपने चैनल में दिखा भी रहे होंगे, नहीं भी दिखा रहे होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है आपने भी दिखाया है कि 2019 में 170 करोड़ इनकम थी, आमदनी थी, और वो घट के अब 10 करोड़ हो गई है। भाई वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी बढ़नी चाहिए ना मार्केट के हिसाब से, घट कैसे रही है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया था कि 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, मात्र 170 करोड़, और भी घट के 10 करोड़। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स रहेंगे और अच्छे बोर्ड होंगे, सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कम से कम एक चीज तो है, एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी आएगा तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मिसमैनेजमेंट का आरोप वक्फ बोर्ड पर खुद लालू यादव भी लगा चुके हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी लगा चुके हैं। आरोप यह बार बार लगता है कि इसके बहाने या इसकी आड़ में जो मूलभूत अधिकार माइनॉरिटीज को दिए गए हैं, वो अधिकारों का उल्लंघन सरकार की तरफ से हो रहा है, जिसका जिक्र आप अभी इन याचिकाओं में किया गया। खास करके आर्टिकल 26 का जिक्र खास करके किया गया है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक जो अफेयर्स है उसको हैंडल करने का अधिकार उनके पास है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना, उसको चलाना, ये माइनॉरिटीज को अपने अपने तरीके से, हर धर्म को उस तरीके से आधार दिया गया है। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो याचिका करता है उसमें आपकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के भी एक नेता आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, जफर इस्लाम जी। देखिए दो चीजें साहिल भाई, ऐसा है कि आपने कहा आर्टिकल 26 का आपने जिक्र किया, 25, 14, ये सब जो अधिकार देती है आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, चाहे रिलीजियस कम्युनिटी को अपने तौर से जीने का अधिकार देता है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, ये इस तरह के, और जीने के लिए जो चाहिए फ्रीडम, वो उसका अधिकार देता है। लेकिन इसमें कहाँ आपको बताया ना कि जो वक्फ है, जब वाकिफ जो है वो वक्फ जब करता है, तो वक्फ की चीज़ें जो है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कहाँ इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाए, वो सब डिसाइड होता है। उसको ओवरसी करने के लिए उसको एक एक्सपर्ट के तौर पे, अगर कोई नॉन मुस्लिम है जिसको मैनेजमेंट के तौर पे एक एक्सपर्ट्स जिसकी एफिशिएंसी लाने के लिए अगर उसमें आता है, तो उसका स्वागत किया जा रहा है इस पे। लेकिन जो मुस्लिम समाज के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। ये अधिकार, ये वक्त पे कोई मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। बोर्ड में रहेंगे, काउंसिल में रह सकते हैं, भाई इतना है। दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, चूंकि अब कोर्ट में मामला है तो इस पर कोई ज़्यादा दलील देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग अलग दलील दूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लालू यादव कह रहे थे, और बड़े बड़े और लीडर, चाहे किसी पार्टी के हों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस पार्टी के लीडर, उस पार्टी के लीडर, उनके वक्फ से कहीं ना कहीं ज़मीन का हड़पने का ये है। मुझे लगता है कि आज दूध का दूध पानी हो जाएगा जब ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जब खंगाल के आएगी चीज़ें, जब खंगाल की चीज़ें आएंगी और सब हकीकत सामने रख दी जाएंगी, तब समझ में आएगा कि कितने लोग बोर्ड आलोक शर्मा जी, जफर इस्लाम काफी कॉन्फिडेंट है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब अदालत में इसको लेकर हर कोई अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा। साहिल भाई 10 सेकंड बस, 10 सेकंड, चलिए खत्म करिए जल्दी। आलोक शर्मा जी की बातें कह रहे थे जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं उनसे कोई टीका टिप्पणी उनकी बातें में कोई नहीं करना चाहता, इसलिए मामला कोर्ट में। इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब हकीकत पता चलेगा कि कैसे कैसे केसेस हैं कि 2 लाख करोड़ की संपत्तियों को 100 साल के लीज पे किस पे कौड़ी के भाव में दे दिया। किसका माल था भाई जो कौड़ी के भाव में मुतवल्लीज ने दे दिया? नहीं देना चाहिए था। ये गरीब मिस्किनों के लिए है, जो मुस्लिम समाज के जो बिल्कुल पसमानदा कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है। उनके इस आमदनी से पता चला ये खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। 16 तारीख को जब इसकी सुनवाई शुरू होगी, माना जा रहा है, कम से कम अभी तक
लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 16 तारीख को शायद सुनवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने देखा जगदम्बिका पाल कह रहे थे कि ये कौन सी बात हो गई, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने 17 घंटे इस पर डिस्कशन किया। इससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 महीने का डिस्कशन चला, उसके बाद रिपोर्ट बनी, एक पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो की गई और उसके बाद ये अमेंडमेंट बिल पास होता है और उसके बाद भी विपक्ष के सांसद भागते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी पार्लियामेंट पे भरोसा ही नहीं है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। ये एक सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, शुरू में आपका पूरा जो वक्तव्य सुना जिसमें आपने अदालत में घसीटे जैसे शब्द इस्तेमाल किए, ब्राउनी पॉइंट्स, और फिर जगदम्बिका पाल जी का वक्तव्य सुना, तो मुझे तो ऐसा लगा कहीं नहीं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए इन्होंने देशद्रोह का तो कोई काम नहीं कर दिया है। जगदम्बिका पाल जी इतने बड़े सांसद हैं, पुराने सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस से ही गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना गलत है? क्या जिस बिल के ऊपर 17 घंटे चर्चा हो जाए उस पर मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चला जाए तो संसद से भरोसा उठ जाता है? दुर्भाग्य है इस देश का कि हर चीज़ को संसद का विरोध हो गया, अब ये डेमोक्रेसी का विरोध हो गया, अब ये सेना का विरोध हो गया, अब ये देश का विरोध हो गया, अब ये सनातन का विरोध हो गया। बीजेपी नैरेटिव सेट करती है और मीडिया के साथ ही इसको चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 3 काले कृषि कानून भी इसी संसद ने पास किए थे और मीडिया के साथियों ने बीजेपी के साथ मिलकर उसके इतने फायदे गिनाए थे कि आलोक जी, आप है ना ट्रैक पर चेंज इतने फायदे गिनाए। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर, जरा एक बार बीच में आपको मैं बता देता हूं। देखिए 3 कानून अब तक, आप 3 कानून, सबसे बड़े कानून जिसको लेकर काफी बड़ी चर्चा हुई थी, तीनों कानून के बारे में हम दिखा देते हैं आपको कि तीनों बार विपक्षी दल अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए गए थे। देखिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, उसको लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, कम से कम 23 याचिकाएं फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पे दायर की गई थी, उसको भी अदालत ने नहीं माना। 3 तलाक के खिलाफ, 3 तलाक का जो कानून पारित हुआ था उसमें 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पे गई थी, उसको भी अदालत ने नहीं माना। आप मीडिया पर कहां ठिकरा फोड़ रहे हैं? हम तो इसको देखते हुए बस सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मीडिया का क्या सवाल आता है इसमें? आलोक, अरे साहिल जी रुकिए ना भाई जरा, साहिल जी सुनिए, धारा 370 अभी संविधान का हिस्सा है। आपने अभी गलत स्टेटमेंट यूज किया और 17 केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चालू हैं। जरा चेक कर लीजिएगा, अपने ज्ञान को भी दुरुस्त कर लीजिएगा। आर्टिकल 370 को हटाने वाले केस भी हैं और आर्टिकल 370 को मेंटेन करने, जो 2 चेंजेस किए हैं उसको मेंटेन करने वाले केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे रहा है उनकी। थोड़ा सा ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया के साथ ही बीजेपी की भाषा बोलते हुए पकड़े जाते हैं। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उसको अपना कोई फैसला लेगा, लेकिन अभी आपके चैनल पर इतना बड़ा झूठ बोला गया कि 100 साल तक की लीज पे दी गई है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कानून लागू नहीं होगा। 2013 के बाद कोई भी एक वक्त की प्रॉपर्टी 100 साल पर लीज पे दी नहीं जा सकती थी। जिस 2013 के कानून में बीजेपी हमारे साथ खड़ी थी, उसके बाद तो मैक्सिमम लीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की 30 साल है और ये कानून पीछे से लागू नहीं होगा। लेकिन आप लोग अपने टीवी चैनल पर कुछ भी चलवाते रहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता कुछ भी बोलता रहता है और वो आप उसको चलवाते रहते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब आप ट्रैक चेंज मत कीजिए। खैर वापस आता हूं, आज हालत ये है नहीं, तो आप मुझे बताइए, 11 दिसंबर 2023 को 5 जजेस के बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली अपील किया था इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। ये कहां से आया था? बेंच ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम किसी की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम तो जो है उस पर बात कर रहे हैं। मैंने सवाल तो जफर इस्लाम जी से पूछे थे, आप मीडिया को कहां घुसेड़ रहे हैं बीच में? साहिल जी, हम चर्चा पर बात कर लेते हैं सर। आलोक जी, ये कहां बीच में हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं अननेसेसरी? साहिल जी मैं फिर कहूंगा, साहिल जी मैं डाइवर्ट नहीं हुआ हूं। जो प्रोसेस था, केवल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को सही ठहराया था, ठीक है? वो ठीक हुआ है, गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कभी बहस नहीं हुई है और 17 केस अभी भी चल रहे हैं। मैं फिर आपकी ज्ञान को दुरुस्त कर रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिए बात को। मेरा यह कहना है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए उसका कोई औचित्य नहीं। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज का किसी भी रूप में ठीक से हो। तमाम लोग अपनी नाकामियां गिनाते चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी इनकम घट गई। अरे भाई 14 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है। अब वक्फ बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री बनाते हैं और ये ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया का कोई साथी इनसे सवाल नहीं पूछता है।
कि भाई 2013 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, फिर क्यों घट गई? इसका मतलब मिसमैनेजमेंट आप लोगों ने किया। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि बीजेपी है। अभी तक राष्ट्रपति के साइन हुए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, साहिल भाई आप बता दीजिए, क्या उस पर साइन हो गए? पहली चीज। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कलेक्टर्स को आदेश दे दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि तमाम प्रॉपर्टीज पे सिविल कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट खड़े होंगे, और डिस्प्यूट जब खड़े होंगे तो उसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक सर्वे करवा रहे थे, सर्वे से क्या होता था? सर्वे से केवल माहौल बनाया जाता था किसी भी चुनाव से पहले कि हिंदू मुसलमान किसी भी चुनाव में कैसे किया जाए। हमने कानून लेकर आए यूपीए 2 में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर डील हम करा के लेके आए, मनरेगा हम लेकर आए, रेरा कानून हम लेकर आए, हम यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि इस बिल के पीछे की मंशा गलत है। लेकर आए सीए, साफ एनआरसी, साफ मंशा से यह बिल नहीं बनाया गया। इसके पीछे कुछ और पॉलिटिक्स है, यही आपका कहना है ना बेसिकली। सैयद जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है। मेरा ये भी एक मिनट साहिल जी, मेरा ये भी कहना है, मेरा साफ साफ ये भी कहना है कि इस बिल को जो 2013 का था उसको कमजोर कर दिया। इसमें नॉन बेलेबल वारंट थे, आज बेलेबल कर दिया इन्होंने। तो इस बिल को ही कमजोर कर दिया है। केवल एक कलेक्टर को पावर देके जो मुख्यमंत्री के अधीन होता है, इस बिल को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में चलाया, तमाम बीजेपी के और मीडिया ने चलाया। जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे चर्चा आगे बढ़ानी है मुझे। आप ही के चैनल ने चलाया, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ऐसा है, अब जब देखिए, अब कुछ चंद महीने साल के अंदर जब इसका बेनिफिट्स मुस्लिम समाज के गरीब, अब मुझे बताइए क्या 2013 के बाद कोई भी तो प्रॉपर्टी कांग्रेस 100 साल के लिए लीज पर दी गई? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए मुझे। अरे एक मिनट सुन लीजिए बीच में। अरे सर आप झूठ बोल के बिल्कुल, आप लोगों ने तो वक्फ बोर्ड को जो आपने बताइए ना, वक्फ बोर्ड को आप लोगों ने अपना जागीर समझ के रखा था, इसलिए 2000 में जिस तरह का पावर आप वक्फ बोर्ड को दिया है वो बिल्कुल जरूरी नहीं था। वक्फ बोर्ड को आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया था। वो तुष्टिकरण, यही सब तो तुष्टिकरण करते हैं जिससे मुस्लिम समाज नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए आप यही तुष्टिकरण करते हैं, इसका कोई फायदा लाभ नहीं मिलता है। 2013 में जो आपने वक्फ बोर्ड में जो चेंजेस लाए वक्फ बोर्ड में, उसका क्या फायदा हुआ मुस्लिम समाज को? बताइए क्या फायदा हुआ सिवाय उसको आज